हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी, भूगोल का। ठीक है, भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कराएंगे आज हम। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, उस टॉपिक को और उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पूछ रहा है ज्वारभाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वारभाटा से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करते हुए इसके प्रभाव बताइए। ठीक है, तो इसके प्रभाव बताइए। ठीक है, ज्वारभाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं ज्वारभाटा का अर्थ। ज्वारभाटा वे सागरीय तरंगे हैं जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के पारस्परिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। समुद्री जल के नियमित चढ़ाव को ज्वार तथा उतार को भाटा कहते हैं। प्रसिद्ध समुद्रशास्त्री मरे के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और जल के नीचे जाने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, मार्गर के अनुसार, ठीक है, प्रोफेसर मार्गर के अनुसार समुद्र का जल प्रतिदिन 2 बार उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। आकर्षण के फल स्वरूप समुद्र जल के ऊपर उठने या आगे बढ़ने को ज्वार और नीचे उतरने अथवा पीछे हटने को भाटा कहते हैं। इस प्रकार समुद्र का जल नियमित रूप से ठहराव और गिराव ज्वार भाटा कहलाता है। विभिन्न सामुद्रिक गतियों में संभवतः ज्वारभाटा ही ऐसी गति है जो नियमित रूप से पाई जाती है। इसके क्रमशः ऊपर उठते और गिरने में थोड़ा भी अंतर नहीं पाया जाता है। इसके द्वारा समुद्र की सतह से तली तक का जल प्रभावित होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि बार बार पूछा जाता है। 250 शब्दों में भी पूछ सकता है ज्वारभाटा और 200 शब्दों में भी ज्वारभाटा को पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, ऊपर जो ऊपर चढ़ता है उसको ज्वार कहते हैं और जो नीचे उतरता है उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। जो ऊपर चढ़ता है उसको ज्वार कहते हैं और वही लहर जो पीछे हटती है उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी अत्यंत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वताग्र उत्पत्ति से क्या आशय है? वताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए तथा वताग्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, अथवा में भी पूछ रहा है वताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। वताग्र तथा वताग्र उत्पत्ति से आशय। ठीक है, जब 2 विभिन्न गुणों की वायु राशि एक सीमा प्रदेश पर मिलती हैं, यही सीमा प्रदेश वताग्र कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 2 परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढालू सीमा सतह वताग्र कहलाती है। वायु राशियों को ऊर्ध्वाधर तल से अलग करने वाली ढालू सतह वताग्र सतह कहलाता है। फिंच त्रिवार्था के अनुसार। ठीक है, फिंच त्रिवार्था के अनुसार। ठीक है, वे ढलुआ सीमा पृष्ठ जो भिन्न वायु राशियों को अलग करते हैं अशतांत पृष्ठ अथवा वताग्र कहलाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है वताग्र के निर्माण में 2 भिन्न विशेषता रखने वाली वायु राशियों का योगदान रहता है। उन दोनों वायु राशियों के तापमान, आर्द्रता व वायु में जितना अधिक अंतर होता है उतना ही इन वायु राशियों के मिलन से बना संक्रमण क्षेत्र छोटा होता है। सामान्यतः वताग्र के संक्रमण क्षेत्र की पेटियां की चौड़ाई 5 से 80 किलोमीटर तक मिलती हैं। वताग्र कभी सीधे नहीं होते हैं, वरन हवाओं के संचलन से प्रायः लहरदार हो जाते हैं। ठीक है, वताग्र के निर्माण को वताग्र उत्पत्ति या वताग्र जनन या प्रोटोजेनेसिस कहा जाता है। प्रोटोजेनिस लैटिन तथा ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वताग्र निर्माण
वताग्र का अर्थ है निर्माण। कुछ विद्वान वताग्र जन्म में नए वताग्रों के निर्माण के साथ साथ कमजोर हुए वताग्रों के पुनः बलवान हो जाने को भी सम्मिलित करते हैं। वताग्र निर्माण के कुछ समय बाद वताग्र या तो कमजोर पड़ जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। वताग्रों के कमजोर अथवा विघटित होने की प्रक्रिया वताग्र क्षय कहलाती है। ठीक है। वताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं। वताग्र उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित 2 दशाओं का पाया जाना आवश्यक है। ठीक है। बस आप लोग उतना ही जितना हम बताए हैं इतना ही लिख देंगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कायांतरित शैल। ठीक है। कायांतरित शैल ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये भी शैलों में पूछा जाता है। आग्नेय कायांतरित ऐसे शैलों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। आग्नेय तथा अवसादी शैलों का रूप एवं गुण उष्णता, दाब तथा भू संचरण के कारण बदल जाता है। इस प्रकार की शैलें अधिक कठोर हो जाती हैं, खनिज तत्वों का भी रूपांतरण हो जाता है और उनकी विशेषताएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। शैलों की मूल स्थिति तो बनी रहती है किंतु पूर्ण परिवर्तन हो जाने पर मूल रूप को पहचानना कठिन हो जाता है और प्रायः शैलें रवेदार बन जाती है। कायांतरित शैलों का सार्वभौमिक रूप स्फटिकों की समांतर व्यवस्था है। इस प्रकार की बनावट को संकलन की संज्ञा प्रदान की जाती है। रूपांतरण की इस क्रिया को कायांतरण कहते हैं। परिवर्तित शैलें पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध होती है। इस कारण अवसादी शैलों की अपेक्षा इनका विस्तार कम होता है। ठीक है। आगे भी देख लेंगे आप लोग, आगे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लिखेंगे आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। चट्टानों का आर्थिक महत्व। ठीक है। चट्टानों का आर्थिक महत्व। चट्टान मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। मानव जीवन को लगभग 2000 से अधिक वस्तुएं चट्टान एवं इनके मध्य से प्राप्त होती है। अधिकांश कोयला चट्टाने से प्राप्त होता है। पृथ्वी की पर्वत निर्माणकारी हलचलें भूकंप एवं अन्य प्रकोपों द्वारा बड़े बड़े जंगलों को मिट्टी से दबा देती हैं। तब सैकड़ों वर्ष के बाद वह कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इमारती पत्थर, औद्योगिक खनिज, कोयला, लोहा, तेल आदि एवं कीमती वस्तुएं, सोना, चांदी आदि चट्टानों से प्राप्त होती हैं। समस्त पृथ्वी की ऊपरी पपरी जिस पर मानव बसा हुआ है चट्टानों के बारीक चूर्णों से ही निर्मित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों। हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग 500 शब्द वाला पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको 200 शब्द भी कवर हो जाएंगे और 50 शब्द में भी पूछेगा वो भी आप कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि 500 शब्द वाला पढ़िएगा। ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखिए पूछ रहा है, देखते हैं जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन। विकास। ज्ञात अंतरिक्ष में संभवतः पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जहाँ स्थल, वायु एवं जल तीनों ही मंडल पाए जाने से जीवमंडल का विकास संभव हो पाया है। भूगर्भ में पाए जाने वाले कोयले व खनिज तेल भंडार भी पूरा वनस्पति व पूरा जीवों के ही अवशेष हैं। ठीक है। इसका विस्तार। अब जीवमंडल की सीमाएं अत्यधिक विस्तृत हैं। कई सूक्ष्म जीव तथा बीजाणु वायुमंडल में हजारों मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार कई सूक्ष्म जीव भूगर्भ में सैकड़ों मीटर गहराई पर भी देखे गए हैं। जीवन वही पाया जाता है जहां इसके लिए अनुकूल प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवमंडल की सीमा उन प्राकृतिक तत्वों या दशाओं की उपस्थिति पर निर्भर करती हैं जो सजीवों के उत्पन्न होने तथा जीवित रहने के लिए अर्थात
आवास हेतु अनिवार्य होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जीवमंडल के घटक बताइए अथवा जीवमंडल के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। इसका उत्तर है सामान्यतः जीवमंडल से अभिप्राय प्राणी और वनस्पति जगत एवं उसके आवास से लिया जाता है, किंतु जीवमंडल के संगठन में भौतिक पर्यावरण के सभी तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृथ्वी के जीव जगत तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत समस्त जीवधारी तथा भौतिक पर्यावरण दोनों ही आते हैं। भौतिक पर्यावरण में जल, वायु, स्थल तथा सजीव सम्मिलित हैं। सभी प्रकार के सजीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास तथा उनके जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जीवमंडल के घटक कहलाते हैं। जीवमंडल के घटक निम्न हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल या जीव जगत। ठीक है, ये 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका भी उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। प्राणियों का विचरण या फैलाव को बताइए। ठीक है, प्राणियों के विचरण या फैलाव को बताइए। ठीक है, तो धरातल पर आज जो जीव जंतुओं का वितरण पाया जाता है, प्रारंभ में ऐसा नहीं था। विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों की उत्पत्ति क्षेत्र विशेष तक सीमित थी। फिर विभिन्न प्राणी दुनिया के विभिन्न भागों में कैसे पहुँचे। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में प्राणियों का कोई अमुक वर्ग क्यों अनुपस्थित है। ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रवाल भित्तिया से क्या आशय है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रवाल भित्तिया से क्या आशय है या व्याख्या कीजिए, पूछ सकते हैं। देखते हैं। 25 उत्तरी अक्षांश से 25 दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित उष्ण महासागरों में एक छोटा सा कोरल पॉलिप्स नामक जीव पाया जाता है, जिसके चूना प्रधान अवशेष तथा अस्थिपंजर सागर की तली पर निक्षेपित होते रहते हैं। इन अवशेषों के जमाव से निर्मित चट्टानों को प्रवाल भित्तिया कहा जाता है। वस्तुतः सागर तल के नीचे कोरल या मूंग नामक जीव मधुमक्खी के छत्तों की भांति पनपते हैं। यह कोरल नामक जीव अपने चारों ओर एक चूना प्रधान आवरण या खोल बनाकर रहते हैं। जब कोरल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर ही एक दूसरा कोरल अपना खोल तैयार करने लग जाता है। इस प्रकार एक खोल के ऊपर क्रमशः दूसरा खोल आता चला जाता है। इस प्रक्रिया से कुछ समय के अंतराल में एक विस्तृत भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ठीक है, तटीय प्रवाल भित्तियों का टिप्पणी। ठीक है, आप प्रवाल भित्तियाँ पढ़ लेंगे तो इसमें आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम बस उसी को पढ़ाएंगे और आपका टॉपिक कवर कराएंगे। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा तथा ब्राज़ील धारा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभार पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर दक्षिण अटलांटिक महासागर में लिखित 4 धाराएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है, दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा व्यापारिक हवाएं जिस प्रकार उत्तरी अटलांटिक
सागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से हवाएं दक्षिण अटलांटिक सागर में दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा को जन्म देती है। यह गर्म जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई ब्राज़ील के सनराक अंतरीप से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। उत्तरी शाखा उत्तरी पश्चिमी में बहती हुई उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाती है। दक्षिणी शाखा ब्राज़ील तट के सहारे बहती है तथा ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है। ब्राज़ील धारा, ठीक है। ब्राज़ील धारा की गर्म धारा दक्षिणी अमेरिका के तट के समांतर 40 अंश दक्षिणी अक्षांश पर प्रवाहित होती है। 40 अंश दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण ब्राज़ील धारा पूर्व की ओर से ठंडी फाकलैंड धारा ब्राज़ील धारा से आकर मिलती है, ठीक है। फाकलैंड एक धारा है, फाकलैंड वो भी एक धारा है जो ब्राज़ील की धारा से आकर मिलती है, ठीक है। दीर्घ ज्वार, ठीक है, दीर्घ ज्वार क्वेश्चन है। दीर्घ ज्वार, बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार। तो बृहद ज्वार भाटा पृथ्वी पर केवल चंद्रमा का ही खिंचाव नहीं होता वरन सूर्य भी उसे अपनी ओर खींचता है। इस तरह ज्वार के आने में सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव काम करता है, परंतु सूर्य चूँकि पृथ्वी से चंद्रमा की अपेक्षा बहुत दूर है, इसलिए प्रतिदिन ज्वार के आने से इसका प्रभाव ज्ञात नहीं होता, किंतु इसके प्रभाव का महत्व उस समय स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जबकि चंद्रमा सूर्य के योग से सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न करता है। हम सब जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। इस कारण इन तिथियों पर चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित प्रभाव पृथ्वी पर होता है। अतः इन दोनों स्थितियों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। इसी को बृहद ज्वार के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये भी महासागरीय धाराएं क्या हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा विस्तार में। उसी में आएगा आपका अटलांटिक महासागर की धाराएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप वातागर पढ़ चुके हैं, आप लोग वातागर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे एक बार तो आपका पूरा वातागर और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चक्रवात कैसे आता है, क्या होता है उसमें, चक्रवात में उसका आशय है, स्पष्ट कीजिए। ये भी है, ठीक ठाक ही है, आ सकता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्थानीय हवाओं पर टिप्पणी लिखिए अथवा स्थानीय पवन क्या है, ठीक है। आप पवन के प्रकार पढ़ेंगे उसमें आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हैं स्थानीय हवाओं पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। उसके बाद व्यापारिक हवाओं, ये भी कुछ खास नहीं है। पछुआ पवने आप पवन पढ़ेंगे हवा तो आपका उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय हवाओं में आपका पछुआ पवन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। वायु राशियाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 50 शब्दों में पूछ सकता है, ठीक है। मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के विकास में वायु के कार्य की विवेचना कीजिए अथवा टिप्पणी लिखिए। बालूका स्तूप आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका पूछ भी सकता है 550 शब्दों में भी और 200 शब्दों में भी, ठीक है। तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बरखान से
क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग देखिए, हम अपने बुक में ट्रिक लगाए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हिमनद और हिमानी से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जरूर आएगा, हिमनद या हिमानी आपको जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था।